Hello friends, now let's proceed with the further concept of sound waves. Today we will learn about the superposition of sound wave or the interference of sound wave. When we have two or more than two source of sound and all this sound source simultaneously produces sound waves, and all those sound waves add up with each other in the medium. They superpose with each other in the medium. They interfere with each other in the medium. In that case, what happens? What phenomena do we observe? हम अलग अलग सिचुएशंस को देखेंगे, अलग अलग तरह के सोर्स को देखेंगे और अलग अलग तरह के सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली साउंड वेव जो आपस में मिल जाती है, जब आपस में इंटरफियर कर जाती है, जब आपस में सुपरपोज कर जाती है, तो किस तरह की सिचुएशन बनती है, हम इस बात को एक एक करके समझेंगे। आज हम एक सबसे प्राइमरी फिनोमेना दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव व्हेन द टू सोर्स आर कोहेरेंट एंड एमिटिंग साउंड वेव्स विथ एट द सेम फ्रीक्वेंसी एट द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हम उस सिचुएशन को समझेंगे। मैं अपनी इन सभी बातों को, इन सभी शब्दों के मतलब को अभी समझाता हूं। सबसे पहले आज हम एक टर्म समझते हैं, द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। सबसे पहले हम वेव फ्रंट को कंसेप्चुलाइज करते हैं। देखिए, वी हैव गॉट अ पॉइंट सोर्स emitting sound waves in all the direction. यह एक पॉइंट सोर्स है, इट एमिट साउंड वेव इन ऑल द डायरेक्शन। अब एक बात बिल्कुल साफ है, जब ये साउंड वेव, यह जब सोर्स है, जब ये साउंड वेव जनरेट करेगा तो इसके द्वारा एमिटेड साउंड वेव्स सभी डायरेक्शन में एमिट होंगी, सभी डायरेक्शन में रेडिएट होंगी, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। अभी तक हम हमेशा क्या समझते चले आए कि एक साउंड वेव है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है। क्या हमेशा कोई साउंड वेव सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ट्रेवल करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से एमिट होने वाली साउंड वेव चारों तरफ एक स्फेरिकल शेप में चारों तरफ ट्रेवल करती चली जाती है। यह जब एक प्रेशर वेव जनरेट करता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वेव जनरेट करता है, तो वह कंप्रेशन वेव चारों तरफ ट्रेवल करती चली जाएगी। अब जैसे इसने कोई साउंड वेव एमिट करी, तो मैं आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। एस को सेंटर रखते हुए मैं आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। यह एस को सेंटर रखते हुए मैंने आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करा। इनफैक्ट मैं पहले स्फीयर बना लेता हूं और उसके ठीक बीच में साउंड सोर्स को रख देता हूं। अब हम कहेंगे इफ एस इज अ साउंड सोर्स एमिटिंग साउंड वेव, तो इस स्फीयर पर सभी पॉइंट पर जो प्रेशर कंडीशन होगी दैट वुड बी आइडेंटिकल। किसी भी इंस्टेंट पर यदि इधर कंप्रेशन है तो सारे पॉइंट पर कंप्रेशन वेव होगी, सारे पॉइंट पर। हम कहेंगे ऑल दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर हैव गॉट सेम फेस, they have got identical value of pressure at any time, at any instant. T/2 टाइम के बाद यदि इधर कंप्रेशन है तो फिर रेयरफैक्शन हो जाएगा, कैपिटल T टाइम के बाद फिर कंप्रेशन हो जाएगा। तो यह सारे पॉइंट हमेशा सेम फेस में होंगे। मैं वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखता हूं और फिर दोबारा समझाता हूं। वेव फ्रंट इज locus of points in same phase for a source.
यह एक सोर्स है, इस सोर्स के चारों तरफ यह एक लोकस ऑफ पॉइंट है। इनफैक्ट ये जो मैंने ड्रॉ करा है, दिस इज वेव फ्रंट, इट्स लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इन सेम फेस। सोर्स एस है और यह कोई साउंड वेव जनरेट कर रहा है। आर रेडियस रखते हुए हमने एक स्फीयर ड्रॉ करा है और इस स्फीयर पर सारे पार्टिकल सेम फेस पर है। मैं यदि यह आर रेडियस का है तो मैं आर प्लस लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक और स्फीयर बना देता हूं। दिस हैव गॉट द रेडियस ऑफ आर प्लस lambda by 2. Once again, it's locus of point in same phase. यह इस वेव फ्रंट से अलग फेस पर है, मगर इन सारे पॉइंट पर सभी पार्टिकल बिल्कुल आइडेंटिकल फेस में होंगे। यदि यह कंप्रेशन है तो इधर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। हम कहते हैं किसी भी सोर्स के लिए उन सभी पॉइंट को जोड़ दिया जाए जिनकी प्रेशर कंडीशन बिल्कुल सेम हो और आइडेंटिकल हो, जिनका फेस बिल्कुल सेम हो, जिनकी डिस्प्लेसमेंट कंडीशन बिल्कुल आइडेंटिकल हो। ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट को हम वेव फ्रंट कहते हैं। अब देखिए, वेव फ्रंट के बारे में कुछ 3-4 मेन पॉइंट लिखवाता हूं। सबसे पहली बात, टू वेव फ्रंट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे यह एक वेव फ्रंट है, यह एक वेव फ्रंट है, दे वुड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वेव फ्रंट आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहली बात, टू वेव फ्रंट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट each other. Wave front are generally parallel to each other. Wave front are generally parallel to each other. एक खास बात, दे आर इमेजिनरी प्लेन्स। ये सबसे पहले इस बात को लिखता हूं, दे आर इमेजिनरी प्लेन्स। ये ऐसे वाकई में कोई प्लेन नहीं होते, ऐसे इमेजिन करते आगे की थ्योरी और आगे के कंसेप्ट को समझने के लिए। दे आर इमेजिनरी प्लेन, वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन। और किस तरह से हमने इमेजिन करा है? किसी भी सोर्स के चारों तरफ हमने उन सभी पॉइंट को जोड़ दिया जो सेम फेज में है। पॉइंट सोर्स है तो उन सभी पॉइंट को जोड़ने से हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। फॉर अ पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट वुड बी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। फॉर अ पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट वुड बी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। इस बात को भी लिखता हूं मैं, टू वेव फ्रंट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आर रेडियस का एक वेव फ्रंट, आर प्लस लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक वेव फ्रंट, और फिर आर प्लस लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट। यह है आर प्लस लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट। They would never intersect each other. They are parallel to each other. और अगली बात, they are perpendicular to wave propagation. Wave front are perpendicular to wave front are perpendicular to wave propagation. इसका मतलब क्या है जरा देखिए, to वेव प्रोपोगेशन। जरा देखिए, साउंड सोर्स जो है सेंटर पर है, इससे साउंड वेव्स रेडिएट हो रही है और चारों तरफ रेडियली ट्रेवल कर रही है। इस तरह से साउंड वेव्स आर ट्रेवलिंग लाइक दिस। और आप देखिए, वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस, to the direction of wave propagation. इन वेव फ्रंट के बारे में यह सभी कंसेप्ट को हम सबसे पहले नोट डाउन करें। वेव फ्रंट आर इमेजिनरी प्लेन
they are locus of point in same phase, they never intersect each other, they are generally parallel to each other and they are perpendicular to wave propagation. अब हम कहते हैं यदि सोर्स जीरो फेज पर है, यदि सोर्स जीरो फेज पर है तो आर रेडियस वाला जो वेव फ्रंट होगा वो किस फेज पर होगा? फेज ऑफ वेव फ्रंट, फेज ऑफ वेव फ्रंट. If radius is r, then phase would be 2 pi by lambda into r with respect to source. With respect to source. देखिए लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल पर, लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने पर जो फेज चेंज होता है वह 2 पाई. 2 लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने पर फेज चेंज होएगा 4 पाई. 3 लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने पर फेज चेंज होएगा 6 पाई. तो आर डिस्टेंस ट्रैवल करने पर किसी भी वेव फ्रंट का जो फेज होएगा सोर्स के रेस्पेक्ट में, दैट वुड बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू आर. दिस इज द फेज ऑफ एनी वेव फ्रंट विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स. अब इस वेव फ्रंट के कंसेप्ट को समझने के बाद अगला कंसेप्ट जो हम समझेंगे वेव सुपरपोजिशन समझने से पहले, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंट सोर्स. द कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंट सोर्स. हम कहते हैं टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट वेव्स आइदर इन सेम फेज और एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस. पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं. टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट, टू बी कोहेरेंट इफ, दो सोर्स को हम कोहेरेंट कहेंगे कब? कंडीशन बता रहा हूं. इफ दे एमिट waves either in same phase, either in same phase or at constant phase difference. Phase difference. दो सोर्स, यह सोर्स S1 है और यह सोर्स S2 है. यह दोनों साउंड वेव्स एमिट करते हैं. सबसे पहली बात, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. ब्रैकेट में लिखता हूं हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए. देखिए कोई सा भी सोर्स है जनरली इट हैव गॉट यूनिक फ्रीक्वेंसी. जैसे ट्यूनिंग फॉर्क इज अ सोर्स ऑफ साउंड. ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इस तरह का डिवाइस होता है, इस तरह का डिवाइस होता है. दिस ट्यूनिंग फॉर्क, दिस आर कॉल्ड द प्रॉन्ग्स, दे यूज टू वाइब्रेट. हम whenever they are beaten to anywhere you beat them and they would start vibrating. आप इनको सिर्फ एक बार किसी भी इस जगह से इसे ठोक दीजिए, एक बार बीट कर दीजिए और वो एकदम से दोनों प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करने लगते हैं. और जब ये दोनों प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स टाइम पीरियड के साथ वाइब्रेट करते हैं और उसी को हम इस ट्यूनिंग फॉर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जनरली वहां नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है 256 हर्ट्ज या 486 हर्ट्ज, इस रेंज में होती है. इट्स इन ऑडिबल रेंज. अब इस तरह का दो आइडेंटिकल हम ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं. एक ट्यूनिंग फॉर्क को हम इधर रख देते हैं और एक ट्यूनिंग फॉर्क को हम इधर रख देते हैं. दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है. यह दोनों साउंड के सोर्स हैं, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों साउंड के सोर्स हैं. अब इन दोनों को हम वाइब्रेट करते हैं, दोनों साउंड वेव्स एमिट करते हैं और दोनों जब साउंड वेव्स एमिट करते हैं
तो आइदर दे एमिट साउंड वेव्स इन सेम फेज और दे एमिट साउंड वेव्स एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस. In that case, such two source would be called coherent source. ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहेंगे. देखिए, इस तरह के कोहेरेंट सोर्स के द्वारा जो वेव्स एमिट होती हैं उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. P1 is sound wave emitted by source 1. P2 is pressure wave emitted by source 2. P1 is given by PO1 sin omega t minus kx. P2 is PO2 sin omega t minus k plus del. We used to say, जरा देखिए, P1 P2, PO1 PO2. PO1 and PO2 are pressure amplitude of the two source. दोनों सोर्स का प्रेशर एम्पलीट्यूड है PO1 PO2. They may be difference. प्रेशर एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो सकता है. इसका मतलब इन दोनों सोर्स से जो साउंड वेव्स एमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस हो सकता है. प्रेशर एम्पलीट्यूड से, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता. दोनों जगह पर साइन फंक्शन ओमेगा 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 इज सेम फॉर द टू सोर्स. ओमेगा इज सेम फॉर द टू सोर्स. इसका मतलब क्या हुआ? द टू सोर्स हैव गॉट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड. K is same means the wave number is same, means the two sources emit waves with the same wavelength. While here observe that argument is omega t minus kx, while here omega t minus kx plus del. This del is phase difference and it's constant. This del is phase difference और यह फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, यह वेरिएबल नहीं. यदि यह फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, इफ इट डज नॉट वेरीज विद टाइम, इन दैट केस दिस टू सोर्स S1 एंड S2 वुड बी कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स. हियर S1 एंड S2, यदि मैंने डेल फेज डिफरेंस को कांस्टेंट कह दिया तो यह कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे. यदि डेल की वैल्यू 0 हो जाए, यदि डेल की वैल्यू 0 हो जाए, इन दैट केस द टू सोर्स आर एमिटिंग वेव्स इन द सेम फेज. और यदि डेल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए और कुछ फाइनाइट हो, इन दैट केस दे आर कोहेरेंट हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ऐसे दो सोर्स, इन्हीं के बारे में हम अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे. इन्हीं से एमिट होने वाली वेव्स इंटरफियर करेंगी और इन्हीं के सुपरपोजिशन को हम सबसे पहले समझेंगे. देखिए, इस तरह के कोहेरेंट सोर्स को बनाने का एक और तरीका होता है. जनरली दो इंडिपेंडेंट और अलग सोर्स हम ले लेंगे, दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क यदि हम ले लेंगे तो इट्स अ रेयर चांस कि उनकी ओमेगा की वैल्यू सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम हो. मैं इस बात को लिखता हूं, ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज आइडेंटिकल. हियर वेव नंबर, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी इज ऑल्सो सेम. हियर हम कहते हैं यदि दो अलग अलग सोर्स लिए जाएं, जैसे दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क यदि लिए जाएं, तो इट्स अ रेयर चांस कि उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आइडेंटिकल हो, उनके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आइडेंटिकल हो. हल्का सा डिफरेंस हो सकता है, आ सकता है किसी भी वजह से. कोहेरेंट सोर्स बनाने का जो सबसे सही तरीका होता है वो यह होता है कि हम एक इस तरह का ट्यूब ले लें, इस तरह का ट्यूब ले लें और
इस ट्यूब के दो आर्म्स होंगे, एक आर्म की लेंथ और दूसरे आर्म की लेंथ, इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। यह देखिए, अब इधर लेंथ L1 इस आर्म की लेंथ और इस आर्म की लेंथ L2। इधर हम ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे, इस जगह पर ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे। यह ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ट्यूनिंग फॉर्क से एक ही ट्यूनिंग फॉर्क है, उससे एमिटेड एक ही साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मगर एक साउंड वेव इस ट्यूब में इधर से पास होते हुए इधर आ रही है और दूसरी साउंड वेव इधर से इस रास्ते से होते हुए और इधर से इसके साथ में मिल रही है। और यह दोनों, अब ये दो साउंड वेव हो गई एक तरीके से, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों? क्योंकि सोर्स एक ही है, एक ही सोर्स से एमिटेड है, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम। और एक वेव इस रास्ते से होती हुई जा रही है और एक वेव इस रास्ते से होती हुई जा रही है। इस तरह से वो दो अलग अलग वेव होगी और ये दो अलग अलग वेव इधर मिल रही है। अब इस केस में इन दोनों वेव को हम कोहेरेंट साउंड वेव कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मगर दोनों में फेज डिफरेंस है। और वो फेज डिफरेंस क्या होगा? हम कहते हैं पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स। इफ पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, यदि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वह डेल होएगा और वह फेज डिफरेंस होएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। यह एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी ट्रांसवर्स वेव में भी इसी तरह से देखे थे, इधर भी हम यही चीज लिखेंगे। इधर हमने साउंड वेव को कुछ L1 डिस्टेंस चलवाया और इधर हमने साउंड वेव को कुछ L2 डिस्टेंस चलवाया। ये जो पाथ डिफरेंस होएगा डेल्टा एक्स, दिस वुड बी L2 माइनस L1। इधर साउंड वेव ने L1 डिस्टेंस चली, इधर L2 डिस्टेंस चली, तो साउंड वेव के द्वारा ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस आ गया। दैट डिफरेंस इज L2 माइनस L1, इसको हमने पाथ डिफरेंस कहा। और इस पाथ डिफरेंस के आने से वहां पर फेज डिफरेंस आ गया। इस तरीके से हम कोई कोहेरेंट सोर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उन कोहेरेंट सोर्स से आने वाली साउंड वेव्स को इंटरफियर करवा सकते हैं। मैं और फर्दर एलाबोरेट में समझाऊंगा। अब हम अगला आर्टिकल समझते हैं। सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव और द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव emitted by two source having same frequency। इन्हें, इस पूरी चीज को एक बार थॉरोली देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ऑल्दो इन चीजों को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे थ्रू आउट चैप्टर में, प्रॉब्लम्स करते समय भी और आगे की थ्योरी पढ़ते समय भी। प्लीज नोट इट डाउन। Now, let's move on to the main article, interference of sound wave. Interference of sound wave। देखिए, जिस तरह से हमने ट्रांसवर्स वेव के इंटरफेरेंस को समझा था, बिल्कुल उसी तरह से साउंड वेव्स भी इंटरफियर करती हैं, सुपरपोज करती हैं। अब इधर जो हम इंटरफेरेंस समझ रहे हैं किसका? फॉर द कोहेरेंट सोर्स, फॉर द टू सोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मैं इस बात को लिख देता हूं, टू सोर्स हैविंग same frequency and constant
फेज डिफरेंस। ऐसे दो सोर्स से एमिट होने वाली साउंड वेव स्पेस में कहीं सुपरपोज कर जाती है, इंटरफियर कर जाती है, तो उनके सुपरपोज करने से या इंटरफियर करने से रिजल्टेंट सिचुएशन कैसी बनेगी। जैसे यह एक साउंड सोर्स है, दिस इज सोर्स S1, इस जगह पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, यह सोर्स S1 है और यह दूसरा सोर्स S2 है, इस जगह पर दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क। और इन दोनों से एमिट होने वाली साउंड वेव इस पॉइंट पर, यह कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर O है। एट दिस पॉइंट वी हैव गॉट एन ऑब्जर्वर O। सोर्स S1 से एमिट होने वाली साउंड वेव x1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और सोर्स S2 से एमिट होने वाली साउंड वेव x2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इस ऑब्जर्वर O तक पहुंचती है। इधर कोई ऑब्जर्वर है, कोई कान लगा के इधर सुन रहा है, जहां कान लगा के सुना जा रहा है उस जगह पर हम कहेंगे कि ऑब्जर्वर। अब देखिए, सोर्स S1 से एमिट होने वाली साउंड वेव x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और सोर्स S2 से एमिट होने वाली साउंड वेव x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इस वजह से इंटरफियर होते समय दोनों वेव में पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। ये जो वेव इंटरफियर कर रही हैं, इन दोनों वेव में पाथ डिफरेंस है एंड दैट पाथ डिफरेंस इज x2 minus x1 और we denoted by delta x। इस तरह से दोनों इंटरफेयरिंग वेव में पाथ डिफरेंस डेल्टा x है और इस वजह से दोनों इंटरफेयरिंग वेव में या दोनों सुपरपोजिंग वेव में फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस डेल है एंड दैट फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। दिस इज द फेज डिफरेंस और यह कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि x1 फिक्स है, x2 फिक्स है। x1 और x2 फिक्स होने से डेल्टा x फिक्स हो गया और डेल्टा x के फिक्स हो जाने से फेज डिफरेंस फिक्स हो गया। इस तरह से यह दोनों कोहेरेंट सोर्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब सोर्स S1 से एमिट होने वाली साउंड वेव, उसको हम P1 कहेंगे, दैट इज PO1 साइन ओमेगा t माइनस kx और सोर्स S2 से एमिट होने वाली वेव दैट इज PO2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस डेल। इस तरह से यह दोनों सोर्स, इसका मतलब सिर्फ सोर्स S1 होता तो पॉइंट O पर यह प्रेशर वेव होती, सिर्फ सोर्स S2 होता तो पॉइंट O पर प्रेशर वेव होती P2। मगर ऐसा नहीं है, दोनों ही सोर्स वहां पर हैं, दोनों ही सोर्स के वहां पर होने से पॉइंट O पर एट O the resulting pressure wave would be algebraic sum of P1 and P2. At O, the pressure wave would be algebraic sum of these two equations. अब हम कहते हैं at O, जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमने ऑलरेडी P equal to P1 plus P2, P is equal to PO1 sin omega t minus kx plus PO2 sin omega t minus kx plus del।
हमने ट्रांसवर्स वे में इस तरह की दो इक्वेशन का एडिशन ऑलरेडी सीख रखा है। हम कहेंगे दिस P वुड बी इक्वल टू सम PO, प्रेशर एम्पलीट्यूड PO, साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस बीटा. The new pressure amplitude would be PO, and this pressure amplitude PO is given by PO square is equal to PO1 square plus PO2 square plus 2 PO1 PO2 cos del, and the resulting sound wave would be at the phase difference of beta, where tan beta is given by PO2 sin del upon PO1 plus PO2 cos del. This would be the resulting sound wave at O. This would be the resulting sound wave heard to the observer. The resultant of P1 and P2 would be P, and that P would be given by PO sin omega t minus Qx plus beta. Here PO is the new pressure amplitude at point O, and this PO is given by PO square equal to PO1 square plus PO2 square plus 2 PO1 PO2 cos del, and the phase of the resulting sound wave is given by tan beta equal to PO2 sin del upon PO1 plus PO2 cos del. यह जो चीज है इसका ऑलरेडी मैं वेव्स और वेव्स इन स्ट्रिंग उस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जो मैंने कराया वेव्स का, उसमें ट्रांसवर्स वेव के लिए एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में यह डेरिवेशन करा चुका हूं. यू जस्ट गो थ्रू दैट डेरिवेशन की कैसे आया है, कैसे यह रिजल्टिंग प्रेशर एम्पलीट्यूड आया है, कैसे यह फेस की इक्वेशन आई है. अब एक बात और बताता हूं. इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स S1, I1 is directly proportional to PO1 square. Intensity due to source S2 is directly proportional to PO2 square. And intensity at O, IO, is directly proportional to PO square. मैं कह सकता हूं, मैं इंटेंसिटी एट पॉइंट O लिख देता हूं, वह भी इधर ही लिखता हूं. इंटेंसिटी एट O, इंटेंसिटी हर्ड टू द ऑब्जर्वर वुड बी इक्वल टू PO1 स्क्वायर की जगह I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos del. This is the resulting intensity. This is intensity of the resultant of the two pressure wave. This would be intensity heard to the observer O. अब कैसे आया है, मैं तेजी से उस डेरिवेशन को रिकॉल या रिवाइज करा देता हूं. जरा देखिए, हम पहले इसे एक्सपांड कर देते हैं. मैं इधर डेरिवेशन लिख देता हूं. P इज इक्वल टू PO1 साइन ओमेगा टी माइनस KX. इसको तो हम ऐसा कैसे लिखा रहने देंगे, और इधर साइन ओमेगा टी माइनस KX को अलग कर देंगे और डेल को अलग कर देंगे, प्लस PO2 साइन ओमेगा टी माइनस KX इंटू कॉस डेल, प्लस PO2 cos ओमेगा टी माइनस KX इंटू साइन डेल. इस तरह से लिख देंगे. फिर हम क्या करेंगे, ये साइन ओमेगा टी माइनस KX इन दोनों टर्म को एक साथ कर देंगे. P इज इक्वल टू PO1 साइन ओमेगा टी माइनस KX बाहर लेना चाहता हूं, PO1 प्लस PO2 cos del इंटू साइन ओमेगा टी माइनस KX, और इधर हम लिखेंगे
PO2 साइन डेल और इधर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब ये जो टर्म है PO2 PO1 प्लस PO2 कॉस जेड, इसे हम लिखेंगे PO1 प्लस PO2 कॉस जेड, इसको हम लिखेंगे PO कॉस बीटा, और यह जो टर्म है PO2 साइन डेल, इसको हम लिखेंगे PO साइन बीटा। हम इस तरीके से लिख देंगे। Here PO is some quantity and beta is some phase। अब ये जो इक्वेशन दिखने लगेगी वो इस तरह से दिखने लगेगी, P is equal to PO cos बीटा साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस PO साइन बीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस तरीके से यह दोनों मिलाते हुए हमें यह इक्वेशन दिखने लगेगी। और फिर देखिए PO के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और tan बीटा के लिए हम सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे। इस तरीके से हमें यह सिचुएशन दिखने लगेगी। अब पहले इन्हीं सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो, इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और दूसरे केस में इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। दिस वुड गिव मी PO स्क्वायर एंड दिस वुड गिव मी tan बीटा। इस काम को ऑलरेडी हम ट्रांसवर्स इक्वेशन में करके दिखा चुके हैं। अब आपको डायरेक्टली इसे लिखना चाहिए और रट लेना चाहिए। अब मैं, यह तो हुआ कि जब दो सोर्स से एमिट होने वाली वेव्स एक दूसरे के साथ में इंटरफियर हुई। अब इस इंटरफेरेंस से क्या सिचुएशन बन सकती है वह बताऊंगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली सिचुएशन समझाऊंगा। पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से। मैं काम की चीज लिखी रहने दूंगा, बाकी सारी चीज साफ कर दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन।